नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। अपने पति की लंबी आयु की कामना को लेकर सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री पूजा की। काजी मोहम्मदपुर थाना के शौचालय के वेंटिलेटर से पाक्सो मामले में गिरफ्तार आरोपी हुआ फरार। और सकरा थाना क्षेत्र के मारकन चौक के नजदीक यात्री से भरी बस में ट्रक ने मारी टक्कर, कई यात्री जख्मी। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार। अपने पति की लंबी आयु की कामना को लेकर सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री पूजा की। शहर के गन्नीपुर स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर में बड़ी संख्या में वट सावित्री की पूजा करने के लिए महिलाएं पहुंची। सभी ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना की। मंदिर के प्रधान पुजारी अमरीश कुमार शर्मा ने कहा कि 26 मई यानी आज वट सावित्री व्रत रखा जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत करने की परंपरा होती है। इस दिन विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और वट के पेड़ की पूजा भी करती हैं। इस व्रत का महत्व करवा चौथ जैसा ही है। व्रती अर्चना जायसवाल ने कहा कि वट वृक्ष की जड़ में जल डालें, फूल, धूप और मिठाई से पूजा करें। कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते जाएं, सूत तने में लपेटते जाएं। उसके बाद 7 बार परिक्रमा करें। हाथ में भीगा चना लेकर सावित्री सत्यवान की कथा सुने। फिर भीगा चना, कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को देकर उनका आशीर्वाद लें। वट वृक्ष की कोंपल खाकर उपवास समाप्त करें। व्रती मीना ने कहा कि वट सावित्री की पूजा वट वृक्ष के नीचे की जाती है। वट सावित्री व्रत की पूजा में एक वट वृक्ष, बरगद का फल, सावित्री और सत्यवान की मूर्ति या तस्वीर, भीगा हुआ काला चना, कलावा, सफेद कच्चा सूत, रक्षा सूत्र, बांस का पंखा, 1.25 मीटर का कपड़ा, लाल और पीले फूल, मिठाई, बताशा, फल, धूप, दीपक, अगरबत्ती, मिट्टी का दिया, सिंदूर, अक्षत, रोली, 1.25 मीटर का कपड़ा, पान का पत्ता, सुपारी, नारियल, श्रृंगार सामग्री, जल कलश, पूजा की थाली, वट सावित्री व्रत कथा की पुस्तक आदि से की जाती है। सुहागिनें अपने सुहाग की रक्षा के लिए करती हैं। उनकी आस्था होती है, विश्वास होता है। किस तरह का विश्वास होता है? हमारा सुहाग अमर रहे। कैसे इस व्रत में जो धागा लपेटा जाता है उसमें क्या आस्था होता है? इसमें होता है कि 108 बार ये धागा लपेटा जाता है और विश्वास होता है भगवान के प्रति। वट सावित्री व्रत साल में एक बार अमावस्या के दिन होती है और ये सभी महिलाएं अपने सुहाग के लिए ये व्रत करती हैं। ये व्रत पहले सावित्री की थी और इसमें वर का पूजा होता है और सभी महिलाएं अपने सुहाग के रक्षा के लिए वर का पूजा करती हैं और सुहाग के रक्षा की कामना करती हैं। ये ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को वट सावित्री पूजन का विधान है। ये सावित्री ने अपने पति सत्यवान को जीवित कराने के लिए यमराज से आराधना करके इसी दिन अपने पति को पुनः प्राप्त किया था। अतः सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की चिरायु के लिए, दीर्घायु के लिए ये वट सावित्री का व्रत करती हैं। ये व्रत पूर्व काल से त्रयोदशी से अमावस्या तक चला करता था, परंतु आजकल समय अभाव के कारण महिलाएं इसे अमावस्या के दिन ही निपटा देती हैं। आज अमावस्या तिथि 10:54 के बाद प्रारंभ हुई है। अतः 10:54 से आज महिलाओं ने व्रत के में पूजन शुरू किया है। साथ ही आज के दिन सोमवार है और अमावस्या है। आज सोमावती अमावस्या भी है। आज बड़ा सुंदर दिन है। सोमावती अमावस्या और वट सावित्री दोनों व्रत एक ही दिन पड़े हैं। सुहागिनें पीपल की और बर की पूजा करके अपने अपने
सुहाग की दीर्घायु की कामना उस पीपल के वृक्ष की और वट के वृक्ष की आयु के समान करती हैं और उन्हें समान फल मिलता है। किस तरह ये पूजा की जाती है? ये सुहागिन स्त्रियाँ सिंदूर, भिंगा हुआ चना, नाना प्रकार के ऋतुफल उपचारों से पूजा करती हैं और वर की परिक्रमा करके 3 परिक्रमा करके कथा सुनती हैं और अपने सास का पैर छू करके ब्राह्मणों को अन्नदान करके भोजन ग्रहण करती हैं। क्या कहिएगा जो व्रत कर रहे हैं लोग? सभी व्रत करने वालों को मंगल हो, सभी की सुहागवती रहे, चिरायु उनके पति चिरायु। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122108735264757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणाल ने अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। वट सावित्री पूजा में सुहागिन महिलाओं ने बाबा गरीबनाथ मंदिर परिसर स्थित बरगद के वृक्ष में धागा बांधकर पूजा अर्चना की। वट सावित्री व्रत के पावन अवसर पर आज सुहागिन महिलाओं ने पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ वट वृक्ष की पूजा अर्चना की। पारंपरिक परिधान में सजी महिलाओं ने वट वृक्ष की परिक्रमा कर अपने पतियों के दीर्घायु और सुखी जीवन की कामना की। यह व्रत विशेष रूप से सुहागिन महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। महिलाओं ने सावित्री और सत्यवान की कथा सुनकर व्रत का पालन किया, जिसमें पत्नी सावित्री ने अपने तप और समर्पण से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लिए थे। सुबह से ही महिलाएं व्रत की तैयारी में जुटी रहीं। उन्होंने व्रत के लिए विशेष पूजा सामग्री जुटाई और पारंपरिक विधि से पूजन कर वट वृक्ष को धागा बांधा। स्थानीय मंदिरों और वट वृक्ष के पास भक्तों की भीड़ देखी गई। बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया कि हर साल यह व्रत सुहागिन महिलाएं करती हैं ताकि उनके पति को लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिले। यह व्रत नारी शक्ति और समर्पण का प्रतीक है। वट सावित्री व्रत महिलाओं की आस्था, प्रेम और समर्पण को दर्शाता है और भारतीय संस्कृति में वैवाहिक जीवन की गरिमा को उजागर करता है। वट वृक्ष के नीचे सत्यवान ने प्राण त्यागा, पीछे पड़कर उनके प्राण लौटाए थे। उसी दिन से महिलाएं उपवास करती हैं। उपवास करने के बाद उसके भाव घूमती है, फल प्रसाद ठेकुआ जो अभी मौसमी जो फल है वो चढ़ाती है। पंखा, गुड्डा, गुड़िया चढ़ाती है, चना फुलवा चढ़ाती है और चढ़ाने के बाद बहुत सी महिलाएं ऐसा जो फलाहार करके रह जाती है, बहुत सी महिलाएं जो खाना भी खाती है। उससे कोई दोष नहीं है, उतना ही सौभाग्य सबको प्राप्त होता है। तो लोग पूजा करते हैं यहाँ पे पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए और सातों जन्म एक साथ रहे, फिर अगले जन्म की। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है।
अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलिटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की, नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। काजी मोहम्मदपुर थाना के शौचालय के वेंटिलेटर से पॉक्सो मामले में गिरफ्तार आरोपी फरार हो गया। मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया आरोपी सोमवार सुबह पुलिस हिरासत से फरार हो गया। मारीपुर के आजाद कॉलोनी निवासी मोहम्मद सितारे नामक आरोपी ने थाना परिसर स्थित शौचालय के रोशनदान को तोड़कर भागने में कामयाबी हासिल कर ली। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सिटी एसपी विश्वजीत दयाल ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। थाने में ड्यूटी पर तैनात सिपाहियों की भी भूमिका की जांच की जा रही है। वहीं थाना प्रभारी से भी जवाब तलब किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी को हाल ही में पॉक्सो के एक मामले में गिरफ्तार कर रिमांड के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। पेपर कंप्लीट नहीं होने के कारण उसे वापस थाने में रखा गया था। फरारी के बाद से उसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। सिटी एसपी ने स्पष्ट किया है कि लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पॉक्सो केस का एक एक्यूज था जिसके खिलाफ माननीय न्यायालय द्वारा वारंट निर्गत किया गया था, उसे ही गिरफ्तार किया गया था और कल ही उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था, लेकिन किसी न किसी कारणवश फिर वो रिमांड नहीं हो सका तो उसे पुनः थाना हाजत में रखा गया था। आज सुबह जो है शौच के बहाने जो है वो शौच करने गया है और वेंटिलेटर का खिड़की से भाग गया। लापरवाही, हाँ, ये पुलिसकर्मी जो उसमें ड्यूटी में थे उसकी लापरवाही तो क्लियर है। क्या कुछ इसमें कार्रवाई के लिए चेतावनी वगैरह दी गई आपके द्वारा? तो फिर से उस पर तो केस होगा, जो भागा उस पर एक कांड दर्ज होगा और इंस्पेक्टर काजी मोहम्मदपुर से हम लोग एक रिपोर्ट ले रहे हैं, उस पर जो दोषी होगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जिले में पहुंचे प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री पर सीधा हमला करते हुए कहा कि 1.25 लाख रुपए का पैकेज का क्या हुआ। मुजफ्फरपुर में आज जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी बिहार दौरे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मोदी जी हर बार चुनाव के समय बिहार आते हैं और यहाँ की गरीब जनता के पैसों से प्रचार करते हैं, लेकिन विकास की कोई ठोस योजना नहीं लाते। प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया, पिछले महीने मोदी जी पंचायती राज दिवस पर मधुबनी आए थे। सवाल ये है कि वे हर साल क्यों नहीं आते, सिर्फ चुनावी साल में ही बिहार क्यों याद आता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बार भी मोदी जी नई ट्रेनों की घोषणाएं करेंगे, लेकिन बिहार में फैक्ट्रियां न होने की वजह से युवा उन्हीं ट्रेनों से पलायन कर रहे हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि 2015 में पीएम मोदी ने आरा की रैली में बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। अब 10 साल बाद जनता जानना चाहती है कि वह पैसा आया भी या नहीं, और अगर आया तो वह कहां गया। क्या वह पैसा भाजपा और जदयू की सरकार ने आपस में बांट लिया। गांधी के बाद अंबेडकर की तस्वीर लगाने पर प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा को हराने के लिए जरूरी है इन दोनों विचारों को मानने वालों का गठजोड़। जनसुराज के झंडे पर गांधी और अंबेडकर की तस्वीर लगाने को लेकर पूछे गए सवाल पर पीके ने कहा कि यह प्रतीकात्मक नहीं, वैचारिक संघर्ष है।
उन्होंने कहा कि भाजपा को देश में लगभग 40% वोट मिले हैं, जबकि देश की 80% आबादी हिंदू है। इसका अर्थ है कि 40% हिंदुओं ने भाजपा को वोट नहीं दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज की कोशिश है कि इस 40% हिंदू आबादी जो गांधी, अंबेडकर, लोहिया और जयप्रकाश नारायण की विचारधारा में विश्वास रखती है और मुस्लिम समुदाय को साथ लाकर एक मजबूत राजनीतिक सामाजिक गठजोड़ खड़ा किया जाए, ताकि भाजपा को वैचारिक और जनाधार दोनों स्तर पर चुनौती दी जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि जन सुराज का संघर्ष केवल चुनावी नहीं बल्कि एक वैकल्पिक विचारधारा को सामने लाने का प्रयास है, जो भाजपा के एकाधिकार को खत्म कर सके। तो बिहार को क्या देते हैं नहीं देते हैं तो बाद में गणना होगी। आपके हमारे पैसे से यहाँ आ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री हैं। अभी मधुबनी में आए थे, पूरे राज्य के पंचायत से जुड़े हुए नेताओं को इकट्ठा किया गया, करोड़ों रुपया बिहार सरकार का खर्चा हुआ है। आप मुजफ्फरपुर में अपने डीएम से जाकर पूछिएगा कि कितना रुपया आरटीआई लगाइए कि कितना रुपया लगाकर मुजफ्फरपुर से चुने हुए प्रतिनिधियों को मधुबनी के सभा में ले जाया गया। और मधुबनी में उन्होंने घोषणा क्या की? मधुबनी में मोदी जी ने घोषणा की, देखिए ऊपर वाला भी है, उनके मुंह से निकला क्या कि सहरसा कहना चाह रहे थे, सहरसा का प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिए, लेकिन कहना ये कहा उन्होंने ये कि सहरसा से गुजरात और महाराष्ट्र जाने के लिए नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी ताकि श्रमिक परिवार, ध्यान दीजिए, श्रमिक परिवार के बच्चों को जाने में सुविधा हो। और यहाँ पत्रकार और हम लोग ताली बजा रहे हैं कि मोदी जी वंदे भारत देकर गए। वंदे भारत किस लिए दिए हैं कि आपका हमारा बच्चा यहाँ मुजफ्फरपुर से, मधुबनी से, दरभंगा से मजदूर बनकर जाएगा गुजरात में काम करने, तो फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, और आपका हमारा बच्चा जाएगा ट्रेन में बैठ के वहां मजदूरी करने। अब बिहार के लोगों का मत मारा गया, हम लोग ताली बजा रहे हैं कि 4 को नया ट्रेन खुला है। आप कभी ये सुने हैं कि मोदी जी गुजरात में ये कहे हो कि भाई गुजरात से एक ट्रेन खुलेगी जिससे गुजरात के बच्चे जाएंगे तमिलनाडु, महाराष्ट्र में काम करने? अगर मोदी जी ये कह दें तो गुजरात में एक आदमी वोट नहीं देगा। लेकिन बिहार में तो राजनीति इसे पर है कि हमको 2 और ट्रेन खुल जाए ताकि हम लोग के बच्चे जानवर की तरह बैठ के यहाँ से जाए मजदूरी करने। अरे भाई, अंग्रेज भी यहाँ से रेलवे लाइन लगाया था। काहे लगाया था रेलवे लाइन? कि यहाँ से कॉटन और सारा सामान, कोयला ढो के ले जाए। अंग्रेज भी पहले जहाज चलाता था। आपके हमारे बिहार के कितने पूर्वज गए हैं मॉरिशस, फिजी, जाकर वहां मजदूर बनकर मसाला का खेती करने। तो क्या अंग्रेज आपका भला कर रहा था? मोदी जी को ये ना कहना चाहिए था मधुबनी में कि भाई बिहार में चीनी मिल कब चालू होगा, यहाँ पर सीमेंट का फैक्ट्री कब लगेगा, यहाँ स्टील की फैक्ट्री कब लगेगी, कब बिहार के बच्चों का बाहर जाना रुकेगा। तो ये कहने लगे कह रहे कि बिहार के बच्चों को जाने के लिए और बढ़िया ट्रेन देंगे। तो ये आप लोग तय कर दीजिए कि मोदी जी 29 तारीख को आएंगे तो और बढ़िया आपको क्या अनाउंस करेंगे, सुनिएगा। सुविधा का इस्तेमाल करना एक बात है और प्रधानमंत्री के तौर पर आकर पूरे बिहार के पंचायत से जुड़े हुए लोगों को बस और पैसा देकर बुलाकर भाषण देना दूसरी बात है। भाई मोदी जी पिछले साल क्यों नहीं आए पंचायती राज के लोगों से मिलने बिहार में? इतना समझ आपको होना ना चाहिए भाई। इसी साल बिहार के पंचायती राज के लोगों का चिंता हुआ है। इसी साल किसान के स्वनिधि का पैसा बिहार से जाएगा। अब चुनाव नवंबर के बाद फिर आपको दिखेंगे नहीं 2 वर्ष। आप बताइए 2015 में मोदी जी ने आरा से अनाउंस किया 80,000 करोड़ दूं कि 90,000 करोड़ दूं, 90,000 करोड़ दूं कि 1 लाख करोड़ दूं। अच्छा 1,25,000 करोड़ देता हूं, दे दिया। अब आप लोग बताइए कि सरकार केंद्र में मोदी जी की है, एनडीए की है, अब बिहार में भी सरकार एनडीए की है। तो 2 ही बात हो सकता है, या तो मोदी जी ने पैसा भेजा नहीं या फिर पैसा भेजा उनके एनडीए के साथियों ने जो कि अभी मंगलकाल जिन लोगों का चल रहा है उसे लूट लिया पैसा। तीसरा बात तो कोई हो नहीं सकता है क्योंकि आपको हमको 1,25,000 करोड़ का कोई काम तो दिख नहीं रहा है बिहार में। तो आप पत्रकार हैं, अगली बार ये पूछिएगा कि भाई 1,25,000 करोड़ मोदी जी ने भेजा नहीं, आज भेजा तुम लोगों ने मिलकर मंगल काल करने के चक्कर में लूट लिया।
मंगल पांडे ने आप पर आरोप लगाया, जवाब दिया आपने, मंगल चल रहा है, तो उन्होंने कहा, हमने कहा हमने कहा कॉटन बैंडेज में बिहार में लूट होता है, ये बात आपको पता है कि नहीं पता? कोरोना काल में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य सेवाओं की कमी बिहार में दिखी कि नहीं दिखी? देश में सबसे ज्यादा कोरोना के टेस्ट बिहार में कोविड के हुए कि नहीं हुए? और अफरा तफरी मची कि नहीं मची? ऑक्सीजन के अभाव में सबसे ज्यादा लोग तड़फड़ाए कहाँ, मरे कहाँ बिहार में? उस समय स्वास्थ्य मंत्री कौन था? पताही में चल रहे विष्णु महायज्ञ के छठे दिन अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं के त्याग पर भक्तों को कथा सुनाई। मुजफ्फरपुर जिले के पताही के चौसीमा पंचायत में चल रहे 7 दिवसीय विष्णु महायज्ञ के छठे दिन प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य ने श्रद्धालुओं को स्त्री के त्याग और समर्पण की महत्ता पर भावपूर्ण कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि संसार में सबसे बड़ा त्याग पत्नी करती है, जो विवाह के बाद अपने मायके, परिवार और बचपन की सारी यादें छोड़कर पति और उसके परिवार के लिए समर्पित हो जाती है। अनिरुद्ध आचार्य ने अपने प्रवचन में माता अनुसूया की कथा सुनाई और उनके जीवन से जुड़े प्रसंगों के माध्यम से यह संदेश दिया कि एक स्त्री का त्याग, सहनशीलता और सेवा ही परिवार को जोड़कर रखती है। उन्होंने कहा कि माता अनुसूया जैसी पतिव्रता नारियों से समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए। कथा के दौरान यज्ञ स्थल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने बड़े श्रद्धा भाव से कथा का श्रवण किया और भक्ति में लीन नजर आए। आयोजकों ने बताया कि अंतिम दिन विशेष हवन और भंडारे का आयोजन होगा। यह महायज्ञ न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि समाज में नैतिक मूल्यों और पारिवारिक संस्कारों को पुनः स्थापित करने का भी माध्यम बन रहा है। बनेंगे कि शेर बनेंगे कि मच्छर बनेंगे कि मक्खी बनेंगे, अगला जन्म हमारा क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए हमें अगले जन्म की बात ना करके हम इसी जन्म को सार्थक करें, अपने इसी जन्म को सुधारें। अपने इस जन्म को सुधारना हो तो क्या करना पड़ेगा? चलो बताओ, इस जन्म को सुधारना हो तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये बताओ कि आप कितने लोग अपना ये मनुष्य जन्म सुधारना चाहते हैं? कितने लोग मनुष्य जन्म सुधारना चाहते हैं? समर्पण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आप समझते हैं इस विषय में। अच्छा ये बताओ, समर्पण किसके भीतर होता है? हम सांसारिक रिश्तों में रहते हैं। हमारे माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बेटी है, बेटा है, चाचा है, ताऊ है, नानी है, नाना है, दादी है, दादा है। बताओ, इन सभी रिश्तों में आपको किस रिश्ते में समर्पण देखने को मिला? आपसे सवाल है सबसे, बताओ रिश्तों में वो कौन सा रिश्ता है जिस रिश्ते में सबसे ज्यादा समर्पण देखने को मिलता है? उत्तर दो, कौन सा रिश्ता? जोर से, जोर से, जोर से सब बोलेंगे। सभी रिश्तों में वो कौन सा रिश्ता है जिस रिश्ते में सबसे ज्यादा समर्पण देखा जाता है? बताओ वो कौन सा रिश्ता है जिस रिश्ते में सबसे अधिक समर्पण है? नाम बताओ उस रिश्ते का, जोर से। क्यों? कौन सा रिश्ता? जोर से, मेरी माँ, माँ, माँ नहीं। सबसे अधिक समर्पण वाला रिश्ता कौन है? सबसे अधिक समर्पण होता है पत्नी का। सारे रिश्तों में पत्नी का रिश्ता ऐसा है जहां सबसे अधिक समर्पण होता है। बताओ, पत्नी का समर्पण बड़ा है या नहीं? अब देखो ना, पत्नी जब तक वो पत्नी नहीं होती तो वो एक लड़की होती है, किसी पिता की बेटी। उनसे
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू कर्म कर, काम कर, युद्ध कर। हर प्राणी को अपना कर्म करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं? यदि आप डॉक्टर हैं तो आप मरीज की सेवा करिए, यही आपका कर्म है। आप व्यापारी हैं तो आप ईमानदारी से व्यापार करें, यही आपका कर्तव्य है, यही आपका कर्म है और यही आपका धर्म है। आप किसान हैं, ईमानदारी से अपनी किसानी करिए। तो क्या डॉक्टर मरीज का इलाज करे, किसान किसानी करे, व्यापारी व्यापार करे, तो क्या भगवान मिल जाएंगे हमें? हमारा कल्याण हो जाएगा? फिर हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा? हाँ, कैसे सफल होगा? तब भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि तू कर्म तो कर, पर आखिरी में भगवान एक बात कहते हैं, तू कर्म कर। हे अर्जुन तू क्या कर? बोलो जोर से, हे अर्जुन तू कर्म कर। ये बात भगवान श्री कृष्ण की ये पहली सीढ़ी है। छत में जाना हो तो छत तक पहुंचने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां होती हैं। एक सीढ़ी पर आप चढ़ गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप छत तक पहुंच गए। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। रोको टोको अभियान के तहत जिला पुलिस ने शहर के कई प्रमुख लॉज का जांच किया। शहर में बढ़ते अपराध की रोकथाम के मद्देनजर सदर सहित कई थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा विभिन्न लॉज में जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य संदिग्ध गतिविधियों पर लगाम लगाना और क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना था। थाना अध्यक्ष अश्मित कुमार के नेतृत्व में सदर थाना क्षेत्र में चलाए गए इस अभियान में कई लॉज में रहने वालों के कमरे की तलाशी ली गई। वहीं लॉज मालिकों को कमरा देने से पहले पहचान पत्र लेने को ताकीद किया गया। SDPO टाउन 1 सीमा देवी ने बताया कि यह जांच अभियान रोको टोको नियमित रूप से चलाया जाएगा ताकि अपराधियों पर प्रभावी शिकंजा कसा जा सके और आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना बनी रहे। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत शहर के होटलों, लॉज और अपने मकान को किराए पर देने वाले मकान मालिकों के मकान और किराएदारों की जांच की गई है। SDPO टाउन 1 सीमा देवी ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने घर में किराएदार को रखने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवा ले, नहीं तो अगर किराएदार किसी भी अपराध में संलिप्त पाया जाता है तो वैसे मकान या लॉज मालिक पर भी केस होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे इलाके में अपराध पर लगाम लगेगा। पुलिस प्रशासन ने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यदि कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। शहरी क्षेत्र में क्योंकि पिछले दिनों से आपराधिक घटनाएं थोड़ी बढ़ गई हैं, तो उसमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश दिया गया है सभी थानों को कि रोको टोको अभियान चलाया जाए। बाहर का सत्यापन नहीं मिलता है तो उस पर कार्रवाई, मकान मालिक पे कार्रवाई करने का भी निर्देश हम लोगों को दिया गया है। इसी उसमें हम पूरे शहरी क्षेत्र में काजी मोहम्मदपुर नगर थाना क्षेत्र, सदर थाना क्षेत्र, इन सभी में ये सब अभियान चल रहे हैं। और कलमबाग चौक हनुमान मंदिर के सामने न्यू स्लिम फ्लाई जिम का भव्य शुभारंभ किया गया। कलमबाग चौक स्थित हनुमान मंदिर के सामने न्यू स्लिम फ्लाई जिम का शुभारंभ सोमवार को केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद ने अनोखे अंदाज में किया। पारंपरिक फीता काटने के साथ ही उन्होंने एक्सरसाइज कर उद्घाटन किया, जिससे लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक रहने का संदेश मिला। उद्घाटन के बाद मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है फिट इंडिया और इसे साकार करने के लिए नियमित व्यायाम जरूरी है। मुजफ्फरपुर जैसे शहर में
एक अत्याधुनिक मल्टी जिम की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी, जो अब पूरी हो गई है। जिम के प्रोपराइटर अमित कुमार ने बताया कि इस जिम में अत्याधुनिक फिटनेस मशीनें लगाई गई हैं। यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग अनुभवी ट्रेनरों की व्यवस्था की गई है। साथ ही स्टीम बाथ समेत कई आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। अमित कुमार ने आगे बताया कि जिम की सदस्यता के लिए वार्षिक शुल्क 12,000 रखा गया है, जबकि मासिक सदस्यता 2,000 तक होगी। फिटनेस प्रेमियों के लिए यह जिम एक बेहतरीन विकल्प साबित होगा। देखिए, कलमबाग चौक पर हनुमान मंदिर के सामने न्यू स्लिम फ्लाई जिम का उद्घाटन हुआ है। बहुत अच्छा जिम है और शहर के बीच में इतना आधुनिक व्यवस्था से सुसज्जित इतना अच्छा जिम का उद्घाटन हुआ है कि लगता है कि अब यहाँ के लोगों के लिए इतना सुविधा हो गया, कभी भी सुबह में आएंगे, जो दूरी के कारण लोग नहीं जा पाते थे तो उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है लोगों से कि लोग फिट रहें, इसके लिए शुगर को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने आह्वान किया मन की बात में। तो हम मुजफ्फरपुर के वासियों से कहना चाहेंगे कि आपका फिट रहना उतना ही जरूरी है। हम सब मिलकर के प्रयास करें और शुगर को कम करें खाना में और थोड़ा सा जिम करें। चौक पे खुला है न्यू सलीम फ्लाई जिम, जिसमें फुली लग्जरियस जिम है, जिसमें स्टीम, शावर, सोना और कार्डियो, एरोबिक, जुम्बा सबका अलग अलग फैसिलिटी है। और वे ट्रेनिंग करना चाहते हैं उनके लिए अलग है, वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए अलग है। मतलब जिस पर्पज से आप आएंगे ना, आपको मतलब पूरा ट्रेनिंग के साथ आपको वेल ट्रेनर है, सर्टिफाइड ट्रेनर है जो आपको ट्रेनिंग देंगे। जिस पर्पज से भी आते हैं, वेट लॉस हो गया, वेट ट्रेनिंग हो गया, बॉडी बिल्डिंग हो गया, मतलब सब लोगों के लिए वेल सर्टिफाइड ट्रेनर है जो आपको हर तरीके से गाइड करेंगे। बॉयज गर्ल दोनों के लिए यूनिसेक्स। ये वीक ऑफ नहीं होगा। टाइमिंग इसका सुबह 5:30 से लेकर रात में 10:30 बजे तक है और कोई संडे ऑफ नहीं होगा, लगातार ये खुला रहेगा। प्राइस थोड़ा सा मतलब अगर आप ईयरली पैकेज लेते हैं, केवल 12,000 का पैकेज हम आप लोग को दे रहे हैं। मंथली थोड़ा सा 2,000 के आसपास आएगा, पर ईयरली पैकेज लेते हैं तो केवल 12,000 में हम आप लोगों को दे रहे हैं। काफी सस्ता है अभी। लोकेशन नियर हनुमान मंदिर, कलमबाग चौक। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहाँ बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहाँ पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुँचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। हर साल की तरह इस साल भी आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला मनोरंजन और आकर्षण के साथ शहर वासियों के लिए धूमधाम से शुरू हो चुका है। इस मेले में देश का सबसे बड़ा हवाई झूला, विशाल मैरी कोलंबस नौका, ड्रैगन झूला, रोमांचक रशियन टोरा टोरा, डबल डिश तरंग झूला और देसी विदेशी मछलियों का अद्भुत संग्रह यूकेरियम प्रमुख आकर्षण है, जिसमें आप अंडर वाटर टनल के अंदर से विशाल मछलियों के समूह को देख सकते हैं। साथ ही बच्चों के लिए ढेरों रोमांचक झूले हैं, जिनमें हॉर्स राइडिंग, मुंबई का वाटर बोट, स्कॉर्पियो राइड, जंपिंग, जंगल राइड, भूत बंगला, सेल्फी पॉइंट और मिकी माउस शामिल है। वहीं मेले की शॉपिंग स्ट्रीट भी किसी बाजार से कम नहीं है। सहारनपुर का प्रसिद्ध फर्नीचर, जिसमें किंग पलंग, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट और रॉकिंग चेयर शामिल है। वहीं महिलाओं के लिए कोलकाता का आचार,
चूड़ियाँ, चूड़ा सेट, ज्वेलरी, लहंगा चुन्नी और आगरा की फैंसी चप्पलें बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। भदोही के कालीन और कृत्रिम फूलों का बड़ा संग्रह भी घर की सजावट को नया रूप देने को तैयार है। साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए गुब्बारा गन शूटिंग की विशेष व्यवस्था की गई है। खाने पीने के शौकीनों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन के स्टॉल उपलब्ध हैं। ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला, आम गोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ कोएजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9471221087 7352664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलिटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं, जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की? नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। सकरा थाना क्षेत्र के मारकंड चौक के समीप यात्री से भरी बस को ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी, कई यात्री घायल हो गए। मुजफ्फरपुर में यात्रियों से भरे एक बस में पीछे से आ रही ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें कई यात्री चोटिल हो गए हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। घायल यात्रियों को सकरा रेफरल अस्पताल भेजा गया है। घटना मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के मारकंड चौक के नजदीक की है। बताया जा रहा है कि समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर आ रही यात्रियों से भरी महादेव बस मारकंड चौक से आगे B.Ed कॉलेज के निकट रुकी, तभी पीछे से आ रही ट्रक ने बस में जोरदार टक्कर मार दी। हालांकि गनीमत रही कि इस भीषण दुर्घटना में दर्जनों यात्री बाल बाल बच गए। कई लोगों को गंभीर चोट लगी है। 2 की हालत ज्यादा खराब है। उन्हें सकरा थाना की पुलिस ने
आनन फानन में अस्पताल भेज दिया है। वहीं ट्रक का ड्राइवर फरार हो गया। नीचे पैसेंजर गिरा हुआ था, बस गिरा हुआ था। किस चीज से हुआ था घटना? ये बस में ट्रक मार दिया था। कौन सा जगह है ये? मार्कन के पीछे 10-15 मिनट पहले एक बस जा रही थी महादेव रथ, उसमें यात्री लोग थे। पीछे से बस वाला ब्रेक लिया, ब्रेक लेने के बाद पीछे से ट्रक था, ट्रक द्वारा पीछे से धक्का मार दिया गया, जिसमें 2 आदमी घायल हो गया है, जिसे हॉस्पिटल हम लेके जा रहे हैं। कितने लोग सवार थे बस? सवार तो हम आने के पहले तो बहुत लोग निकल गए थे, लेकिन 30-40 आदमी उसमें सवार थे। बस मुजफ्फरपुर जा रही थी? हाँ, मुजफ्फरपुर जा रही थी। 2 आदमी हल्का घायल है, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। और जो ट्रक से लगी है वो ट्रक वाला भाग गया, ट्रक छोड़ के भाग गया है, ट्रक वहीं खड़ी है। और कोई हताहत नहीं। कौन सी जगह पर ये घटना हुई है? कौन सी जगह पर ये घटना हुई है? ये रेपुरा बोलता है ना, मार्कन मोहम्मद बुजुर्ग के थोड़ा सा आगे। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। महिला के हथियार के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने महिला के भाई को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। जिले में सोशल मीडिया पर एक महिला का देशी कट्टा के साथ वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। जांच के बाद पता चला कि यह वीडियो हथौड़ी थाना क्षेत्र के मधेपुरा पंचायत की एक विवाहिता महिला का है। वीडियो में महिला को देशी कट्टा हाथ में लिए हुए देखा गया था। इस मामले में पुलिस ने गहन छानबीन के बाद महिला के भाई अनिकेत झा उर्फ निखिल झा को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण SP विद्यासागर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि आरोपित अनिकेत गायघाट इलाके का निवासी है और वह हाल ही में मधेपुरा अपने रिश्तेदार के यहां एक शादी समारोह में आया हुआ था। अनिकेत ने ही अपनी बहन के हाथ में देशी कट्टा थमाकर वीडियो बनाया और बाद में उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अनिकेत की निशानदेही पर पुलिस ने देशी कट्टा भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने अनिकेत झा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले को लेकर स्थानीय लोगों में चर्चा है। वहीं पुलिस सोशल मीडिया पर इस तरह की गतिविधियों को लेकर सतर्कता बरत रही है। जो वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कि बताया जा रहा था कि ये प्लास्टिक का खिलौना है और लाइक करने की बात की जा रही थी, तो उसमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने उनके निर्देशन पर एक टीम का गठन हुआ और हम लोग वहाँ हथौड़ी जा करके पता किए और इसमें जो लोकल चौकीदार वो मदन पासवान का काफ़ी योगदान है। उन्होंने मदन पासवान और संजय पासवान ने भी काफ़ी मदद किया और हम लोग वहाँ तक पहुँच गए। बाद में पता चला कि ये जो महिला है वो उनका नाम लेना उचित नहीं लगता है, लेकिन वो रामनगर की रहने वाली है और उनके पति से थोड़ा सा इनको थोड़ा सा जुड़ाव रहता है। जब ये अपने रिलेशन में शादी समारोह में आई थी तो पति नहीं आए थे साथ में, तो इनके फुफेरे भाई हैं, उनका नाम अनिकेत झा है। अनिकेत झा मधेपुरा के रहने वाले हैं। उनको गिरफ्तार किया गया और उनको जेल भेजा गया, इसलिए कि गैर कानूनी ढंग से वो देसी कट्टा 315 बोर का वो रखे थे और उन्हीं के निशानदेही पे हम लोगों ने उसको बरामद किया। ऐसे जो महिला जिनका भी चल रहा था उन्होंने बताया कि मेरे भाई ने ही हमको ला के दिया था और मेरे ही इंस्टाग्राम पर उन्होंने उनको दुष्प्रेरित किया था कि भाई रील बनाओ
रूल हम तुम्हारा बनाएंगे। तो हम लोगों ने देखा कि इसमें महिला का कोई नाम लेना उचित नहीं है, महिला का इसमें कोई योगदान नहीं था। तो पूरी तरह से उनके जो पितरे भाई हैं उनके साथ उनकी संलिप्तता थी, उनके बताए जगह पर से देसी कटाई बरामद हुआ। बाकी डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं, जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की, नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में भूमि सुधार कर्मचारी संघ गोप गुट के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ गोप गुट द्वारा अनिश्चितकालीन समाहरणालय परिसर में धरना शुरू किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। सभी एक स्वर में अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगा रहे थे। सभी का कहना था कि सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। संघ के संयुक्त सचिव राहुल कुमार ने कहा कि उनकी 2 मांगे प्रमुख है। इसमें एक होम डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर और एक अन्य मांग शामिल है। इन दोनों मांगों को लेकर सरकार ने कहा था कि इस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हम लोग आज से अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। वहीं एक अन्य सदस्य ने कहा कि हम लोगों के कार्य के लिए रिटायर्ड कर्मचारियों को बुलाया जा रहा है, यह कहा तक उचित है। सरकार की नीति बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज की तारीख में सारे कार्य ऑनलाइन हो रहे हैं। ऐसे में बुजुर्ग रिटायर्ड कर्मचारी कैसे काम कर पाएंगे। सरकार करीब 2.5 साल से सिर्फ आश्वासन ही देने का काम कर रही है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए विवश होकर आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने को मजबूर हैं। इसमें 2 मांग मुख्य है, एक 2800 ग्रेड और दूसरा होम डिस्ट्रिक्ट। ये दोनों मुख्य मांग रखा गया है सरकार के पास। सरकार के पास जब हम लोग पहली बार जब धरना में बैठे थे तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था। 15 दिनों के धरना के बाद आश्वासन मिला कि आप लोगों का इस जो 2 मांग है इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक उस मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके कारण हम लोग को पुनः धरना पे बैठना पड़ा है। यदि ये 2 मांगे पूरी हो जाती है तो हम लोग पुनः जाके काम पर वापस आ जाएंगे और जितने लगन से हम लोग करते थे उससे कई गुना ज़्यादा लगन से फिर से काम करना स्टार्ट करेंगे। जब तक सरकार हम लोगों की मांग पूरी नहीं करती तब तक हम लोग काम पर वापस नहीं जाएंगे। इसमें यही कहना कि सर जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, आज जो अपने पोते पोतियों को खिलाने के लिए घर पे रिटायर होके बैठे, उनको बुलाया जा रहा है कि आप आइए काम करने। अब एक चीज़ बताइए, जो 5 साल 7 साल पहले रिटायर्ड कर गए, 75 साल 80 साल उनका एज हो गया, क्या वो आज के दौर में ऑफलाइन से लेके ऑनलाइन तक ज़्यादातर ऑनलाइन कार्य होता है, उनके द्वारा संपादन हो पाएगा? ये सरकार की नीति बिल्कुल गलत है। इससे बेहतर होता है कि हमारी मांगों पर विचार करके लिखित आश्वासन, यदि आपके पास समय का अभाव है, आप 2 महीना समय लीजिए, 3 महीना, लेकिन लिखित टाइम दीजिए कि माह नवंबर तक या दिसंबर तक या जनवरी 2026 तक आपकी सभी मांगे हम मान लेंगे। एक लिखित और ठोस आश्वासन चाहिए कि इतना दिन में पूरा कर देंगे। बार बार बोला जाता है कि आपको आपकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार हो रहा है। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में एक अजीबोगरीब मामला आया।
एक युवती ने अपने अपहरण की सूचना पुलिस को दी। जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जब एक युवती ने अपने अपहरण की सूचना पुलिस को दी तो पता चला कि जिस सत्यनारायण कुमार पर अपहरण का आरोप लग रहा है, उसकी पत्नी आरती कुमारी ने अपने पति के अपहरण का मामला अहियापुर थाने में पहले से ही दर्ज करा रखा है। दरअसल सोमवार को एक युवती न्याय की गुहार लगाने के लिए आईजी से मिलने पहुंची। उसने कहा कि सत्यनारायण कुमार ने उसका जबरन अपहरण कर लिया था। उसे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जबरन ले जाया गया और वहां उसके साथ जोर जबरदस्ती की गई। जब उसके परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया तो पुलिस की दबिश देखकर सत्यनारायण युवती को लेकर मुखिया अमितेश कुमार के यहां पहुंचा और अहियापुर थाने पर ले जाकर उसका जबरन बयान करवाया। लेकिन जैसे ही वह न्यायालय के समक्ष पहुंची तो उसने सारी सच्चाई न्यायालय के सामने कह दी। इतना सब हो जाने के बावजूद अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। युवती की मां ने कहा कि घटना के दिन वह छत पर कपड़े डाल रही थी। जैसे ही वह छत से नीचे आई और कुछ देर के बाद पाया कि उनकी बेटी घर से गायब है। इसके बाद उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। युवती के अधिवक्ता मोहम्मद निसारुद्दीन उर्फ छोटे ने कहा कि पूरे मामले में पुलिस की सक्रियता ना के बराबर है। पुलिस स्थानीय जनप्रतिनिधि के दबाव में युवती के मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। इसलिए हम लोगों ने आज आईजी महोदय से न्याय की गुहार लगाई है। आईजी महोदय ने कहा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सर घर पर हम नहीं थे, बच्ची कपड़े पसार रही थी ऊपर, बुलाया, नीचे आए तो बोल रहा था कि बोलो बच्ची नहीं है घर पर। हम लोग छानबीन बहुत किए, छानबीन करने के बाद तब बाद में पता चला कि बच्ची किडनैप हो गया, यति हो गया, उठा के ले गया। तो बहुत हम लोग छानबीन किए, थाना का सूचना दिए, केस किए हम लोग। तो केस करने के बाद वहाँ बुलाए तो हम लोग वहीं पर थे। पुलिस कहाँ से बरामद किया लड़की? बरामद तो मुखिया जी से बोला। अच्छा, कितना दिन बाद लड़की बरामद हुई? 17 तारीख को हम लोग के बुलाए थाना पर। उस दिन हमको पानी चढ़ रहा था। लड़का कहाँ का रहने वाला? बीकानपुर का रहने वाला। नहीं हुआ? नहीं, गिरफ्तारी नहीं। क्या आदमी ले गया मुझे, वहाँ एक जेंट्स था, उसी से लड़का बात किया, उसी के घर गया, वही ले गया जेंट्स घर पे। वहाँ पे 8 दिन तक मुझे रखा लड़का सत्यनारायण कुमार। पुलिस कहाँ से आपको बरामद किया? मुखिया के घर से। हाँ, मुखिया के घर ले गया, लड़का ले गया था। क्या नाम था लड़का का? लड़का का नाम सत्यनारायण कुमार। कहाँ का रहने वाला? बीकानपुर। कितना दिन रखा था वो? 8 दिन। अभी कहाँ आई है? अभी कहाँ आई है? आईजी साहब के पास। क्या आईजी साहब क्या बोले? आईजी साहब बोले कि टीम का कहना है कि 10 तारीख को हम अपने छत पर कपड़ा पसार रहे थे तो सत्यनारायण सहनी जो उसी गांव का लड़का है वो इसको आप बुलाया। ये जब छत पर से जाकर के उससे मिली तो वो गन के नोक पर इसको अपहरण करके ले गया। लड़की का कहना है कि पहले हमको ले गया सीतामढ़ी ले जाने के बाद सीतामढ़ी में फिर हमको जो है से ट्रेन पर बैठाया और हमको गाजियाबाद ले जाने लगा। तो गाजियाबाद में भी उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था। तो कोई आदमी से वो बात किया, वो आदमी कहा कि ठीक है हमारे यहाँ रहो और हमारे यहाँ रह करके काम करो और इस लड़की को रखो। उसके बाद वो गाजियाबाद ले गया, गाजियाबाद में एक घर में रखा। कुछ दिनों तक वो मजदूरी किया, लड़की के साथ 2-3 बार जोर जबरदस्ती किया। जोर जबरदस्ती करने के बाद जब पुलिस के द्वारा लड़का के पिता पर अन्य लोगों पर जब दबाव पड़ा तब जो है से लड़की को लेकर के लड़का मुखिया जी के घर पर आया। मुखिया जी के घर पर आने के बाद लड़की, क्या नाम है मुखिया का? मुखिया का नाम है अमितेश सहनी। तो मुखिया जो है से लड़का के चचा के साथ लड़की को डराया, धमकाया कि तुम जो हो से अगर पापा के बुला लोगी यहाँ पर तो पापा तुमको जान मार के फेंक देंगे, इसलिए चलो जैसे थाना पर कहते हैं वैसे बयान दो। मुखिया और लड़का का चचा ले जाके थाना पर, लड़की बालिग 18 वर्ष की अभी पूरी है, तो लड़की को थाना पर ले गया। थाना पर पुलिस भी दबाव डाला और मुखिया और ये लोग मिल करके दबाव डाल के लड़की से बयान लिखवाया कि हम दिल्ली चले गए थे। लेकिन
जब लड़की को 164 का बयान मजिस्ट्रेट साहब के सामने हुआ अकेले में, तो लड़की अपना सारा बात जो उसके साथ जो घटना घटा उसकी सारी जानकारी उसको दी। इसी बीच लड़का की पत्नी, जो लड़का इसको अपहरण करके ले गया था और बलात्कार किया, वो शादीशुदा है, वो उसकी पत्नी जो है से अहियापुर थाना में इन लोगों के विरुद्ध उल्टा केस कर दी कि 10 तारीख को हमारे बेटा का अपहरण इन लोगों के द्वारा कर लिया गया है। जब 12 तारीख को, जबकि 10 तारीख से लड़की को अपहरण करके उसके कस्टडी में अपने रखे हुआ था। उल्टा जो है से केस कर दिया कि ये हमको जो है से हमको अपहरण करने का प्रयास कर रहा है, और अहियापुर थाना को केस नहीं करना चाहिए, जबकि अहियापुर थाना जान रहा है कि वो लड़का लड़की को अपहरण करके ले गया है, और उसके बाद भी पूरे इसके परिवार पर केस कर लिया और धमकी भी दे रहा है इन लोगों को पुलिस के द्वारा कि तुम लोग केस सुलह कर लो, नहीं तो तुमको हम गिरफ्तार कर लेंगे। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुखिया के दबाव में आकर पुलिस भी मुखिया के दबाव में है, गिरफ्तारी नहीं कर रहा है। 164 के बयान आईओ को मिल गया है, आईओ को अभी तक गिरफ्तार कर लेना चाहिए, लेकिन ये गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहाँ स्थिति तनावपूर्ण है, आज कहाँ पे लोग, जिसके कारण तनावपूर्ण के कारण लड़की अपने ममानी के साथ कन्हौली में रह रही है। तो ये लोग हम लोग के पास आई तो हम कहें कि चलो आईजी साहब के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ, सिटी एसपी के यहाँ सब जगह पिटीशन दे दिए। आईजी साहब के आज लेकर के आए हैं, आईजी साहब के ये लोग गुहार लगाइए। फिर आईजी साहब 5 दिन के बाद बुलाए हैं। ऐसे आईजी साहब के यहाँ से अहियापुर थाना को कहा गया कि आज हम सूचना कर देंगे। सकरा में जर्जर पुलिया बनी ग्रामीणों की परेशानी का कारण अब तक गिरकर कई लोग हो चुके हैं घायल। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड क्षेत्र के मोहम्मदपुर बदल पंचायत स्थित पासी टोला को मुस्लिम टोला से जोड़ने वाली तिरहुत नहर की पुलिया वर्षों से जर्जर हालत में है। इस पुलिया के जरिए आधा दर्जन से अधिक टोला के लोग रोजाना आवाजाही करते हैं, लेकिन उसकी बदहाली अब जानलेवा साबित हो रही है। स्थानीय निवासी मोहम्मद अकबर ने बताया कि अगर यह पुलिया पूरी तरह टूट जाती है तो सकरा से मुसहरी जाने वाले ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं अब्दुल मानिक ने बताया कि इस जर्जर पुलिया से गुजरते वक्त कई लोग गिरकर घायल हो चुके हैं, जबकि 2 बैलों की मौत भी हो चुकी है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस पुलिया की रेलिंग कई साल पहले ही टूट चुकी थी, लेकिन अब तक इसकी मरम्मत नहीं करवाई गई है। मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मांग की है कि इस रास्ते को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए और जर्जर पुलिया को तोड़कर एक नई मजबूत पुलिया का निर्माण कराया जाए। इस पूरे मामले पर मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि तिरहुत नहर पर कई स्थानों पर पुलियों का निर्माण कराया गया है। यदि संबंधित स्थान पर पुलिया की हालत गंभीर है और निर्माण की जरूरत महसूस होती है तो जर्जर पुलिया को तोड़कर नई पुलिया का निर्माण कराया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को अब प्रशासन से जल्द कार्रवाई की उम्मीद है ताकि उनकी रोजमर्रा की मुश्किलें कम हो सके। तक जाने के लिए या उस क्षेत्र में जाने के लिए और कई सारे पुल पुलिया सड़क का निर्माण हुआ है। ये बहुत पुराना पुल है, जो वीडियो को देखने से आप भी उस चीज को समझ पाएंगे। और चूंकि वो पहले से बना हुआ है तो लोग उससे भी जो है मोटरसाइकिल से या पैदल आना जाना करते हैं। तो नहर प्रमंडल का संभवतः वह पुल है। हम लोग नहर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को निरीक्षण के लिए भी भेजेंगे और अगर उसको आवश्यक होगा उसकी मरम्मती करना तो मरम्मती कराएंगे, या अगर डिमोलिशन आवश्यक हो, क्योंकि पुल देखने में बहुत जर्जर लग रहा है, तो उस दिशा में भी विभाग के दिशा निर्देश के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जो मेरी जानकारी है उसको हम लोग और फिर से वेरीफाई करा लेंगे। उन गाँव में जाने के लिए दूसरे रास्ते और अन्य पुल पुलियों का निर्माण हो चुका है, जिसका ऑलरेडी लोग उपयोग कर रहे हैं। ये अगर पुल जर्जर है और अगर खतरनाक हो सकता है तो विभाग के प्रावधान के अनुरूप संबंधित कार्यपालक अभियंता इस संबंध में आगे की कार्रवाई। फर्स्ट टोला है जो मुस्लिम पासी टोल से लेकर मुस्लिम टोल होकर रास्ता है, सीधे सीओ इकलाई रूट यह चालू रास्ता ही पढ़ना चाहिए। हाईवे हादसा तो इसका बहुत जरूरत है। स्थिति तो इस पुल का बहुत डैमेज चल रहा है और इसके लिए सरकार से निवेदन है कि कभी हालत में इस पुल को देखे और बनाए। यही बात, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। जी है, डर तो बहुत लगता है।
जी हादसा तो सुन तो रहे कि बहुत हादसा। बदल टोला के जो है रास्ता है, मुस्लिम टोला बगल में है, और इधर जो है मोहम्मदपुर जो है दामोदर लाल से 64 इस सब का आने जाने का ये रास्ता है सर। इसके लिए हम जो है 2 साल से जो मुख्यमंत्री हादसा, इस पर 3 व्यक्ति का जा चुका है। एक मोटरसाइकिल लेके गिरा जो उस मकान वाले का जो है दामाद था, जो इस स्पॉट मर गया। 2 आदमी और गिर के मरा जो अपाहिज होकर के, ये 2 साल पहले मरा। 2 जोड़ा जो है ना इस पर से मवेशी मर चुकी है अब तक। क्या बोल रहे थे सीएम को? क्या लिख सीएम को लिख करके हमने दिया इसको पुल के बारे में कि इसका जो है पुल का नंबर जो है इंजीनियर जो आया था बना के दिया, सारा पेपर लिख करके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दिए, इसके बाद मुख्यमंत्री को दिए, कलेक्टर को दिए, लेकिन इस पर कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।